नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स का आंसर की देखेंगे, जो किसका साइंस और कॉमर्स वालों का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उनका जो 40 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव मोड में पूछा गया है उनका आंसर हम लोग अभी देखेंगे। तो आंसर की हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, फिर आप लोग वेरीफाई कर लें कि 40 आउट ऑफ कितना आपका स्कोर रहा, और उनमें से आप देख सकते हैं कि कितना सही आपका है और कितना गलत है। तो जो आज का एग्ज़ाम हुआ है उन्हीं का आंसर की हम अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न नॉर्मल सा प्रश्न है। पहला क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। तो कैसे उत्पादन करें, आखिर उत्पादन कैसे करेंगे, किस ये टेक्नोलॉजी की मदद से करेंगे। तो 2 नंबर में ही आपका आएगा कि उत्पादन कैसे उत्पादन करें, उसके अंतर्गत आप लोग आपके तकनीक के चयन की समस्या आती है। 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, ये तो उपयोगिता का डिफिनेशन है, डिफिनेशन दे दिया है, बस मूल शब्द आपसे पूछ लिया है। तीसरा प्रश्न देखिए, कहता है कि उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया है। तो 2 नंबर हो जाएगा इसका भी, एलन और हिक्स। ये तो क्यों पूछा गया है कथन कि किसका कथन कौन सा है, तो एक दो कथन पूछ ली जाती है हर साल। आगे देखिए क्या कहता है सर कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित चित्र जो है किसको प्रदर्शित करता है, आप लोग आराम से इसको पहचान सकते हैं कि जब भी मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तो वो पूर्णतः लोचदार मांग होता है, और अगर ये वाई अक्ष के समांतर हो गया, मांग वक्र किसके, वाई अक्ष के समांतर हो गया, तो आप नॉर्मली देख सकते हैं कि अगर इस फॉर्म में आपके साथ आ गया तो वो हो जाएगा पूर्णतः बेलोचदार, क्योंकि अब इधर ना ही ये इधर आ सकता है ना ही ये इधर आ सकता है, लेकिन इसमें मांग वक्र यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। इसलिए जब भी एक्स अक्ष के समांतर रहे तो वो पूर्णतः लोचदार, और वाई अक्ष के समांतर रहे तो पूर्णतः बेलोचदार। तो आपका सही आंसर 3 हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घट जाती है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, घटिया वस्तु। रीजन क्या है कि अगर आप कम कमाते हैं, आपकी इनकम कम है, तो आप नॉर्मल से वस्तु को भी खरीद के उसका इस्तेमाल या उपभोग कर लेते हैं, लेकिन आपका इनकम अगर हाई फाई हो जाए तो वस्तु भी आप हाई फाई खरीदना चाहेंगे, नॉर्मल वस्तु तो खरीदेंगे नहीं। 6 नंबर प्रश्न देखिए, इस 5 का प्रश्न क्या बताए हम, घटिया वस्तु। 6 नंबर देखिए आप लोग के सामने है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध इनमें से किससे है। तो दीर्घकालीन पैमाने के प्रतिफल से, याद रखिएगा, दीर्घकालीन किससे, पैमाने के प्रतिफल से। और अल्पकालीन का संबंध जो होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे, तो उसका आंसर कमेंट करके आप लोग बताइए सर। अगला देखिए 7 नंबर क्या पूछ रहा है कि उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, यानी यहाँ तुम्हें उत्पादन फलन का फॉर्मूला पूछ लिया गया है। तो आराम से आप लोग जान सकते हैं कि क्यू एक्स बराबर एफ इंटू ए बी सी डी ई, कोई भी हो जाएगा सर। तो आंसर 3 आपका सही है। अगला देखिए 8 नंबर क्या कहता है कि किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत कितना है, 60 रुपये, यानी आपका दे दिया है TFC बराबर कितना, 60 दे दिया है। अगला प्रश्न जो आप लोग और है, Q बराबर 2 चीज़ दिया हुआ है, Q बराबर दे दिया है 10, और पूछ लिया है औसत स्थिर लागत, यानी औसत स्थिर लागत आप लोगों से पूछा गया है, यानी आप लोगों से AFC पूछा गया है। क्या पूछा गया है, AFC, ये चल नहीं रही है, यानी आपका क्वेश्चन यहाँ जो देखा गया है कि AFC पूछा गया है, AFC। तो आप लोग सब जान रहे हैं कि AFC बराबर क्या होता है, TFC बाय Q, यानी फॉर्मूला ही बताता है आपका कि AFC बराबर होता है TFC बाय Q। तो TFC आपका दिया हुआ है 60 और Q दिया हुआ है 6, तो आप आराम से इसको Q दिया हुआ है 10, 6 नहीं दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो आराम से आपका 6 बार में कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका परफेक्ट C, 6। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर क्या कहता है, 9 नंबर कि 2 समुत्पाद वक्रों के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है। थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के पूछा गया है सिंपल ही, तो ये हो जाएगा आपका उत्पादन स्तर में परिवर्तन। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है
कि 10 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी आपको फॉर्मूला देखना है कौन सा फॉर्मूला सही है। तो ए नंबर ही टीवीसी बराबर टीसी माइनस ए टीएफसी, यही सही लग रहा है और सही है ही। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर कहता है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका कुल स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये पहले से ही स्थिर रहता है और बड़े बड़े मशीन भवन वगैरह वगैरह इसके अंतर्गत आता है, जो तुरंत परिवर्तन होता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2। 12 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, यानी एसी का आकार पूछ रहा है आपसे। तो बहुतों बार और हर जगह देखे होंगे इस प्रश्न को कि एसी का आकार किसके जैसा होता है, अंग्रेजी के वर्णमाला अक्षर यू की तरह से। अगला प्रश्न 13 नंबर देखिए आपका, कहता है कि किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। एकदम ये सब प्रश्न लिप्स पे रहने वाली प्रश्न है सर। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि निम्न में किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत होता है। तो आंसर हो जाएगा 14 का 2। अगला 15 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, 15 नंबर प्रश्न कहता है कि फर्म के संतुलन की मूल शर्त क्या होती है। तो वो MC बराबर MR होता है, कि कम से कम जितना कॉस्ट पड़ रहा है उतना रेवेन्यू तो आना ही चाहिए, कि जितना हम लगा रहे हैं यानी हमारा सीमांत लागत जितनी है कम से कम सीमांत आगम उतनी होना ही चाहिए। यही आपके फर्म संतुलन की मुख्य शर्त होती है। तो आंसर हो जाएगा 4। चलिए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर कहता है कि पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं करती है, तो यह किसने कहा है। तो ये कथन जेबी से का है। ये बाजार नियम के अंतर्गत कहा गया है, किसके, बाजार नियम के अंतर्गत। अगला देखिए प्रश्न आपका 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब कहने का अर्थ ये है कि यहाँ एक एक सामान पर या एक एक चीज़ों पर टैक्स नहीं लगा रहा है, टैक्स ये कंप्लीट एक वर्ष के अंतर्गत या कुल उत्पादन पर एक साथ लगा दे रहा है, कि कितना आप पूर्ति कर रहे हैं उस पूरे कंप्लीट जितना आप उत्पादन करके और उसे बाजार तक जितना पहुंचा रहे हैं और जितनी पूर्ति कर पा रहे हैं उस पर कहता है एक साथ टैक्स लगा दिया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी इस आंसर हो जाएगा इसमें पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। कहने का अर्थ है कि आपको रोज रोज टैक्स लगाए या प्रत्येक वस्तु पर टैक्स लगाए या कंप्लीट पर एक साथ टैक्स लगा दे। तो टैक्स ये नहीं कि ज़्यादा टैक्स लगा देगा, अगर ज़्यादा के बारे में रहता तो आंसर आपका भी सही होता, लेकिन यहाँ वो नहीं बोल रहा है। इसका कहने का अर्थ है कि जो आप अलग अलग किस्त में टैक्स देते हैं उसी को एक साथ आपको देना हो, तो क्या आप पूर्ति करना छोड़ देंगे? नहीं सर, पूर्ति उतना ही होगा जितना आप कर रहे थे। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कहता बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। तो बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है अल्पकालीन बाजार से। किससे सर? अल्पकालीन बाजार से। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर क्या कहता है कि अधिक की मांग की स्थिति में कीमत में परिवर्ती होती है, तो कमी होने की या वृद्धि होने की। तो मांग जब अधिक होगा तो कीमत तो बढ़ेगा ही, श्योर है सर। तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 20 का देखिए क्या कहता है कि कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां वस्तु की मांग एवं पूर्ति, 20 नंबर बोल रहा है जहां वस्तु की मांग एवं पूर्ति क्या होती है? बराबर। यानी सर मान लीजिए ये है, तो अगर आपका ये मांग हुआ और ये पूर्ति वक्र हुआ तो इस जगह आपका कीमत निर्धारित होगा, यानी कीमत हो जाएगा यहाँ आपका P। ये सप्लाई सर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका सप्लाई वक्र, ये आपका डिमांड वक्र हो जाएगा, ये सप्लाई वक्र हो जाएगा जहाँ कीमत रहेगा इधर और यहाँ रह जाएगा मांग की मात्रा, यानी यहाँ Q रह जाएगा सर, इधर प्राइस या मांग की मात्रा, और इस बिंदु पर आपका कीमत डिसाइड होगा। अगला देखिए क्या कहता है सर। तो आंसर इसमें बता दिया आप लोगों को 3 होगा। आगे का प्रश्न आपका 21 नंबर देखिए कहता है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये आंसर हो जाएगा आपका 3 जेबी बोलते हैं JM केन्स। अगला प्रश्न 22 नंबर देखिए। 22 नंबर कहता है कि GNP और NNP में क्या संबंध है। GNP और NNP में संबंध
क्या है, तो आराम से आप लोग सबको इसका संबंध मालूम होगा। कहने का अर्थ है कि जीएनपी और एनएनपी के बीच आपको इनसे रिलेटेड क्या बातें मालूम है। तो यहाँ फॉर्मूला अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो देख के ही पता चलता है कि 3 नंबर फॉर्मूला सही है कि ये सर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से उत्पाद अगर निकालना हो आपको, तो हम लोग क्या करते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से सर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट को निकाल देते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर घिसावट निकाल देंगे, घटा देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एनएनपी प्राप्त हो जाएगा, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर कहता है कि स्टॉक चर का उदाहरण है, तो एकदम सिंपल है, पूंजी से। किसे सर, पूंजी से। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर क्या कहता है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है, तो दोहरी करना। एकदम इजी प्रश्न, तो 3 नंबर हो जाएगा आपका जवाब। अगला प्रश्न देखिए 25 क्या कह रहा है। 25 कहते हैं निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं का मध्यवर्ती वस्तु होता है। गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु होता है। तो ब्रेड अगर बनाया जाता है तो उसके भीतर में सर गेहूं ही होता है, यानी गेहूं से ही ब्रेड तैयार किया जाता है, ये भी सही है। बिस्कुट भी वही कंडीशन में है, यानी गेहूं से ही सर बिस्कुट तैयार होती है, तो इसका भी मध्यवर्ती गेहूं हुआ। और चपाती मतलब सर रोटी होता है, तो रोटी भी गेहूं से ही तैयार किया जाता है, यानी तीनों का मध्यवर्ती वस्तु गेहूं है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 4, यानी इनमें से सभी। अगला 26 नंबर प्रश्न देखिए, कहता मुद्रा का कार्य है, तो मुद्रा का कार्य इनमें से क्या है, विनिमय का माध्यम, सही है। अगला देखिए सर विनिमय का माध्यम, ये भी सही है। मूल्य का संचय, ये भी सही है। और मूल्य का मापापयोग, ये भी सही है। आपका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी इनमें से सभी। अगला देखिए 27 नंबर क्या कहता है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये सब एकदम कथन है सर, आराम से आप लोग हिट कर सकते हैं। तो 27 का हो जाएगा सर हर्टेल विदर्स, यानी ये कथन सर विदर्स का था। किसका था, विदर्स का। अगला देखेंगे सर 28 नंबर का था भारत का एक केंद्रीय बैंक है, इसे भला कौन नहीं जानता है। हर कोई इसे जानता है सर, हर कोई बना सकता है। तो भारत का मात्र एक केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग आरबीआई ही कहते हैं। अगला सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे आंसर इसका आपका क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक। अब आगे देखिए आप लोग 29 नंबर प्रश्न कहता है कि केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो केंद्रीय सरकार का बैंकर एजेंट, सही है कि जो केंद्रीय बैंक है वो सरकार के एक एजेंट के रूप में भी बैंकर एजेंट के रूप में कार्य करता है, ये सही है। केंद्रीय बैंक बैंकों की बैंक होता है, ये भी सही है। नोट जारी करने का अधिकार इसके पास है, ये भी सही है, यानी आपका इसमें भी 4 आंसर इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे सर 30 नंबर में क्या कह रहा है कि उपभोग फलन C बराबर A प्लस बी वाई में स्वायत्त उपभोग क्या है। तो सर आप लोग देखे होंगे कि स्वायत्त यानी जो फॉर्मूला आप लोगों का है बराबर आप पढ़े, यानी फॉर्मूला आपका सर अक्सर जो भी सवाल आप इसका न्यूमेरिकल बनाए होंगे वो होता है C बराबर, यहाँ कुछ अंक रहता है, जैसे मान लीजिए कुछ 100 प्लस फिर बी की जगह फिर सर पॉइंट में भी कुछ रहता है, उसके बाद वाई रहता है, उसके बाद क्या रहता है सर, वाई रहता है। तो आराम से स्वायत्त निवेश इस बीच वाले को कहा जाता है सर, यानी बराबर के जो सटा हुआ रहता है। तो इस जगह पर कौन है आपका, ए है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 का ए, यानी यहाँ स्वायत्त उपभोग का उदाहरण कौन है सर, ए है। इसी के जगह ए के ही स्थान पर स्वायत्त उपभोग का वैल्यू लिखा जाता है, तो 30 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला ए मतलब कहने का अर्थ मेरा ऑप्शन ए नहीं सर, ये ए हो जाएगा जो ऑप्शन 2 में नहीं था आपका, यानी ऑप्शन 2 में लिखा गया है। अगला सर प्रश्न देखेंगे 31 क्या कहता है, मंदी वह अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता है। गलत बात, उत्पादन बढ़ेगा तो मंदी आएगा ही नहीं। और दूसरा सर रोजगार बढ़ता है, ये भी गलत बात। तीसरा रोजगार तथा उत्पादन स्तर बढ़ता है, ये भी गलत बात। रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिरता है सर, ये सही है, 4 नंबर सही है, यानी रोजगार भी गिरेगा उत्पादन भी गिरेगा, फाइनल है मंदी आएगा ही। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर कि चलिए हिंदी में ही देख लेते हैं हम लोग, ऐसे इंग्लिश तो बता देंगे लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। क्या कहता है कि एक अर्थव्यवस्था में यदि एमपीसी 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा, यानी आप लोग सब पढ़े हैं सर कि अगर एमपीसी का वैल्यू दिया हुआ है तो आपका के बराबर हो जाता है 1/,
1/MPC के बराबर क्या हो जाता है, MPC बोलते हैं MPS, कि अगर MPS का मान दिया हुआ है तो गुणक बराबर हो जाएगा 1/MPS। तो इसको आप लोग आराम से 1/0.2 कर सकते हैं, और जब पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर एक जीरो जाएगा, तो एक बार में और ये 5 बार में, यानी आपका गुना का वैल्यू क्या आ गया 5, यानी ऑप्शन बी सही है। 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि निवेश गुणक है, यानी निवेश गुणक का व्यंजक पूछा गया है, उसका फॉर्मूला पूछा गया था। 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है, यानी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 34 नंबर क्या कहता है कि निवेश के निर्धारक घटक कौन है, निवेश के निर्धारक घटक कौन सा है। तो पूंजी की सीमांत क्षमता ये भी है, और ब्याज की दर ये भी है, यानी इसका भी आंसर आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है कि निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है। तो बिक्री कर है, उत्पाद शुल्क है, दोनों है, तो इसका आंसर आपका इसका भी हो जाएगा सी, यानी 35 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और 36 का देखिए 36 क्या कह रहा है कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहते हैं। तो राजस्व घाटा कहते हैं, क्या कहते हैं सर, राजस्व घाटा। 37 नंबर देखिए कहता है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, कहाँ पर होता है, विदेशी करेंसी की मांग द्वारा, विदेशी करेंसी की पूर्ति द्वारा, या विदेशी करेंसी की क्या चीज सर, विदेशी करेंसी क्या था, विदेशी करेंसी, यही बोल रहे हैं कि विदेशी करेंसी की मांग द्वारा या विदेशी करेंसी की पूर्ति द्वारा। और तीसरा है आपका विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। तो परफेक्ट आंसर तो आपका यही है 3 नंबर। कौन सा सर, 3 नंबर। अगला देखिए क्या कहता है 38 नंबर सवाल जो है सर, व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है। व्यापार संतुलन का अर्थ आपसे पूछा है तो वस्तुओं की आयात एवं निर्यात से, यानी इसका व्यापार संतुलन का संबंध तो एक ही नंबर से है सर, पूंजी के लेन देन से नहीं सर। पूंजी जरूरी नहीं है कि पूंजी का लेन देन व्यापार कहलाए। कुल डेबिट एवं क्रेडिट से ये भी नहीं होगा आपका, यानी 1 नंबर ही ऑप्शन सही होगा। वस्तुओं के आयात एवं निर्यात व्यापार में तो यही होता है। अब 39 का देखिए आंसर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है। तो कहता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ये नहीं होगा, विदेशी सहायता भी नहीं, ऋण विदेशी ऋण ये भी नहीं, वस्तुओं का निर्यात ये आपका सही आंसर है, वस्तुओं का निर्यात। अगला सर 40 नंबर और आज का लास्ट, यानी आज का बोलते हैं, यानी आपके ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है। कहता भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है, यानी भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से आर्थिक कारण किसको दर्शाया गया है। तो राजनीतिक अस्थिरता को, या व्यापार चक्र को, या अंतर्राष्ट्रीय संबंध को। तो यही है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, यही राजनीतिक या आर्थिक कारण बना हुआ किस पर, भुगतान संतुलन में असंतुलन का। तो चलिए हम आपको बता दिए कि 40 का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उसका आंसर की आप लोगों तक पहुंचा दिया। अब आप लोग मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 40 में से कितना मार्क्स आपका जो है वो आ रहा है। फिर मैच करके आपको पता भी चल जाएगा कि मेरा स्कोर किस लेवल से जा रहा है, एवरेज क्या रहेगा मेरे रिजल्ट का। तो यहाँ से आप लोग आराम से पता कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग फिर देखते हैं अगला जो होगा एग्ज़ाम, उसका भी आंसर की आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।